हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस इन पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपने इंटरनल सिक्योरिटी की डिस्कशन को। और हम लोग जो सिलेबस का पहला एस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको पता होगा, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में जान लिया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में जाना था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के बारे में जाना था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के बारे में जाना था। हमने ये भी देखा था कि ये जो नक्सलवादी लीडर्स थे ये कैसे इंस्पायर्ड थे दूसरी कंट्रीज से, उनके लीडर से और उनकी आइडियोलॉजी से, जैसे चाइना में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से और लीडर्स लाइक माओ इन चाइना, जिनका पूरा नाम था माओ जेडोंग, एंड रशिया से कहाँ से इंस्पायर्ड थे? लेनिन से, जिनका पूरा नाम था व्लादिमीर इलिच उल्यानोव लेनिन। अब दोस्तों क्या है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको हम आमतौर पर क्या कहते हैं, नक्सलिज्म, इसके ना भारत के अंदर कुछ फेजेस देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर तक मेरे साथ ये तो कवर कर ही लिया था कि प्रोमिनेंट जो इसका लीडर था वो कौन था। ये पर्सन कौन है? चारू मजुमदार, है ना। इसी की वजह से फॉर्म हुई थी ना वो पार्टी, वो ग्रुप CPI-ML, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। उसके साथ सरकार ने क्या करा था? उसको बैन कर दिया था या फिर कुछ नहीं करा था? बताओ। बैन कर दिया था। लेकिन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के डेवलपमेंट के भारत के अंदर ना आपको फेजेस पहले पता होने चाहिए। आज की क्लास में मैं आपको पहला फेज कवर करवाऊंगा। फेजेस मतलब क्या? एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर नक्सलवादी संगठनों का और ओवरऑल नक्सलिज्म का, या जिसको आप आमतौर पर कहते हो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इस फेज में 1967 से लेकर 72 तक, 1972 तक क्या प्रक्रिया चल रही थी। फिर 72 से लेकर कुछ और साल का फेज आएगा और फिर हम जानेंगे कंटेम्प्रेरी फेज क्या है। क्योंकि एक चीज तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी आप सभी को। मुझे एक बात बताओ, ईशा, क्या नक्सलिज्म की समस्या भारत से कंप्लीट तरीके से खत्म हो गई है? मयूर, वो कम हो रही है कि बढ़ रही है? बताओ ईशा, मयूर, आप लोग आंसर दो इसका। बताओ ईशा, कोई भी बताओ। बढ़ रही है ना, कम तो नहीं हुई है। यानी कि इसका कुछ कंटेम्प्रेरी फेज भी होगा, राइट। लेकिन जो फेज इसका शुरुआत हुआ होगा आज़ादी के बाद 1967 से लेकर 72 तक, तो प्राची हम इसमें ये कह सकते हैं ना कि सरकार ने पक्का कुछ कड़े स्टेप तो लिए होंगे इसको खत्म करने के लिए, इनके एफर्ट्स को मिट्टी में मिलाने के लिए। नहीं करा होगा मयूर? कैसा? बिल्कुल करा होगा। लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि कंट्रोल करना तो दूर, इसको लिमिट्स में लाना तो दूर, ये प्रॉब्लम, ये समस्या तो बढ़ती ही चल रही है। अब ये समस्या सिर्फ ऐसी समस्या नहीं है कि हमें नक्सलिज्म को कंट्रोल करना है। दिक्कत भरी बात दोस्तों एक ये भी है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज फिर से आपको रिकॉल करवाना चाहता हूं, अपनी साइकोलॉजी में डीपली रूटेड इस बात को बिठा लेना आप सब। दिक्कत नक्सलिज्म के साथ ये है दोस्तों, ये समस्या दूसरे मुल्कों से उत्पन्न होकर भारत के अंदर नहीं फैल रही है। प्रॉब्लम इस बात में है, और प्रॉब्लमेटिक बात ये है, ये हमारे अपने लोग हैं, ये हिंदुस्तानी हैं। अगर हम इनको खो रहे हैं, इनको किसी भी प्रकार की समस्या लोकतांत्रिक व्यवस्था से, और मसलन ऐसा होता है कि जब ये अटैक सामने से करते हैं गोलियों से, आर्म फोर्सेस के पर्सोनल, पुलिस पर्सोनल, पैरामिलिट्री पर्सोनल, जब ये हमारे कमांडोज और फोर्सेस ये सब मारी जाती हैं तो रिटेलिएशन में इनके भी बंदे मरते हैं। लेकिन समस्या दोस्तों इस बात में छुपी है, आपको बियॉन्ड द टेक्स्ट जाकर इस साइकोलॉजी को पकड़ना है। ध्यान से सुनना मेरी बात, कान खोलकर। बात यहां पर आर्म्ड फोर्सेस वर्सेस नक्सलाइट्स की नहीं है। बात यहां पर यह है ईशा
कि एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को मार रहा है, या फिर हमारी सरकार और उनके द्वारा दिया गया हुक्म, ऑर्डर, कमांड पुलिस पर्सोनल को, आर्मी पर्सोनल को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को मजबूर बना रहा है कि ये जो नक्सलाइट्स हैं है तो हिंदुस्तानी ही, इनके ऊपर गोलियां बरसाओ, और ये जब मर जाते हैं तो इनकी जगह मरता एक है, उनकी जगह खड़े 11 हो जाते हैं। आप इनको मारकर इनके ग्रुप में शांति व्यवस्था लेकर आओगे इनकी साइकोलॉजी में, या फिर इनको और उत्तेजित कर रहे हो? बताओ मयूर, अगर हमारी फोर्सेस इनको मार रही हैं, ये शांत होंगे या फिर ये और आग बबूला होंगे, और उत्तेजित होंगे, और प्रवोक होंगे? ये तो समस्या इस बात में छुपी हुई है। तो जो ये हमारा चैप्टर चल रहा है ना दोस्तों, आज से जो मैं ये लेक्चर लेकर चलूंगा ना, आपको यहां पर बारीकी तरीके से ये टेक्स्ट तो आप समझ ही जाओगे, ये तो हर कोई पढ़कर जा रहा है आपको, लेकिन थोड़ी बहुत पीछे की साइकोलॉजी को भी पकड़ना है, जिसको मैंने टेक्स्ट में अच्छे से मटेरियल टीम से कहकर लिखवा दिया है। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई एक्स्ट्रा नोट मेकिंग नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मल्टीपल रीडिंग्स करके आप सोचना, आप इनोवेटिव सॉल्यूशन खुद से भी लेकर आना। हर किसी की, चाहे मैं हूं, चाहे कोई किताब है, चाहे किसी के सोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं, एक पॉइंट पर लिखने वाले या बताने वाले या पढ़ाने वाले की एक लिमिटेशन आ जाती है कि उसके बियॉन्ड वो उतना ही, उसके बियॉन्ड वो नहीं बता सकता या बता सकती है आपको। वहां पर फिर आपकी इनोवेशन काम आती है कि आप इंटरव्यू रूम में, मेंस की आंसर राइटिंग में, ऐसे में या एथिक्स में कोई केस स्टडी आ गई जहां पर आपको बताया जा रहा है कि आप एक जिले में आर्मी पर्सोनल के तौर पर तैनात हो, आप एक डीएसपी हो और नक्सलिज्म का अटैक हो गया है, आपके बहुत सारे कमांडोज मारे जा रहे हैं, रिटेलिएशन करने का हुक्म आया है ऊपर से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने आपको बोला है यू विल फेस द डायलेमा। डायलेमा इस बात का भी होगा ना आपकी लाइफ में कि आपको हिंदुस्तानी होते हुए अपने हिंदुस्तानी भाई बंधुओं को मारना पड़ेगा, वो रूठे हुए देश की व्यवस्था से, लोकतांत्रिक व्यवस्था से, तो कैसे हम उनकी घर वापसी करवाएं? पहले इसके फेजेस को समझते हैं। जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे प्रोसीड करेंगे आपको ये सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, और कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस आप अपनी सर्च से, रिसर्च से, अपने दिमाग से एक बिल्कुल अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह अपने आप को उस रोल में ढालते हुए आप खुद भी सोच सकते हो। तो आज के बाद आप ऐसा कह सकते हो कि हमारा इस वाले टॉपिक का जीएस मेंस पेपर 3 में जो ये पहला टॉपिक है, डेवलपमेंट, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, उसका अभी तक एक पार्ट खत्म हो गया था। आज से जो पार्ट चलेगा, थोड़ी बहुत हिस्ट्री को जानते हुए अब आपको सॉल्यूशंस की तरफ, प्रॉब्लम्स की तरफ आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके यू नीड टू गिव सम इनोवेटिव सॉल्यूशंस। 99% काम आपका मेरे नोट से हो जाएगा, बाकी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट बैकग्राउंड के तौर पर मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, जो नक्सलबारी इंसिडेंट हुआ था, क्या हुआ था? पीसफुल तरीके से एक पीजेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, उनकी भिड़प हो जाती है पुलिस पर्सोनल के साथ। कहां पर? नक्सलबारी पुलिस स्टेशन के बाहर। नक्सलबारी एक गांव था ना, ये नक्सलबाड़ी, वहां पर उनकी पुलिस पर्सोनल के साथ भिड़प हो जाती है। पुलिस पर्सोनल क्या कर देते हैं इनके ऊपर, इस क्राउड के ऊपर कर देते हैं वो फायरिंग। जब पुलिस वाले गोलियां बरसाना शुरू करते हैं तो कुछ 8-10 लोग मारे जाते हैं। इसमें एग्जैक्ट आंकड़े आपको याद नहीं रखने, क्योंकि सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 8-10 लोग, 9 लोग, 7 लोग थे। एक्चुअल फिगर्स आपको भी पता है सरकार हमेशा छुपाती है जब उससे कोई गलती हो जाती है। तो सरकारी हुक्म के बेसिस पर पुलिस वालों ने फायरिंग करना शुरू करी। 8-10 जो किसान थे, जो पुअर पीजेंट्स थे, उसमें मारे गए। जब वो मारे गए तो यहां से एक शुरू हुआ प्रोवोकिंग इवेंट। वो प्रोवोक हो गए और उन्होंने उठा लिए हथियार। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो जो ये पूरा का पूरा जो कांड था, इसको हम कहते हैं नक्सलबारी इंसिडेंट। कब हुआ था ये? 1967। इसलिए जो पहला फेज है वो 1967 से शुरुआत उसकी होती है।
अगर आप इंटेंस रिवीजन कर रहे हो, आपकी रिवीजन अगर स्ट्रांग है, तो आपको इस ईयर में कोई आपका दिमाग में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए कि सर ये एकदम से 1967 आप पहला फेज क्यों बोल रहे हो, क्योंकि नक्सलबारी इंसिडेंट हुआ इस टाइम पे था। अब इस टाइम पीरियड को हम बोल सकते हैं ये एक ट्रिगर पॉइंट था, ये एक अलार्मिंग पॉइंट था, ये एक प्रोवोकिंग पॉइंट था, जहां पर जो एक नॉर्मल सी एग्रेरियन पीजेंट्स की एक मूवमेंट जो चल रही थी, जो कि सिर्फ एक पॉलिटिकल नेचर की थी, पीजेंट्स के उसमें कुछ सोशियो इकोनॉमिक डिमांड्स थी, पुलिस फायरिंग की वजह से और इनके बंदे मारे जाने की वजह से ये कन्वर्ट हो गई पूरी की पूरी एक आर्म्ड स्ट्रगल। यानी कि दे बिकेम मजबूर टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द प्रशासन, अगेंस्ट द आर्मी, अगेंस्ट द पुलिस, और इन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही अपना दुश्मन बना लिया। ये कहेंगे सूट बूट में बैठे जो लोग हैं, मतलब ये जो आर्म्ड स्ट्रगल करेंगे, जिन्होंने हथियार उठाए, मानसिकता तो सबकी हिलेगी ना। आपके परिवारजन कहीं पर पीसफुल प्रोटेस्ट करने गए हैं, पुलिस से उनकी भिड़प हो गई और आपको एकदम से खबर मिलती है आपके चाचा मारे गए, आपके पापा मारे गए, आपके ताऊजी मारे गए, आपकी मम्मी वहाँ क्राउड में खड़ी हुई थी, उनके ऊपर माथे के ऊपर आके गोली लगी। आपको ये बात कोई भी कन्विंस उसके बात करे कि देश से प्यार करो, पुलिस से प्यार करो, आर्मी वाले बहुत अच्छे होते हैं, ये शायद से बाकी लोग बात मान लेंगे, लेकिन जिसके साथ बीती होती है ऐसी घटना, उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है, और कभी कभार पूरे जीवन काल में ये चीज़ असंभव हो जाती है। राइट? एग्री करते हो आप सब इस बात से? है ना? साइकोलॉजी खराब हो गई लोगों की। अब क्या होता है, ये लोग ये कहेंगे जिन्होंने हथियार उठाए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अपने साथियों से और ऐसे लोगों से जो कि पुलिस प्रशासन ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा किसी ना किसी प्रकार के जुल्म को सहन कर चुके थे, पुलिस कस्टडी में बंद थे, वहाँ पर उनको टॉर्चर करा गया, रेप करा गया, इनका लाइक माइंडेड पीपल का एक बनेगा क्राउड, लाइक माइंडेड पीपल का क्राउड बनेगा। एंड ईशा, सिंस यू आर हैविंग साइकोलॉजी ऑप्शनल, डू मार्क माई वर्ड्स, लाइक माइंडेड क्राउड या लाइक माइंडेड पीपल वाली चीज़ होती क्या, जो कि मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। जब एक जैसे सिमिलर माइंडेडनेस के जो लोग होते हैं, जिनके साथ कुछ अच्छी इवेंट हुए होते हैं, कुछ बुरे इवेंट हुए होते हैं, लेकिन सबकी मेंटेलिटी, सबके एक्सपीरियंसेस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, आप सब लोग भी सुनो इस बात को, मेजॉरिटी चांसेस ये होते हैं कि वो हमारे मानसिक लेवल पर, मेंटल लेवल पर वो हमारे दोस्त बनने लग जाते हैं। आप हमेशा देख लो, आपकी साइकोलॉजी हमेशा उन्हीं लोगों से मैच करेगी, वही लोग आपको अच्छे लगेंगे जो कि आपके जैसे बिहेवियर को अपनाते हो या जिनके एक्सपीरियंसेस आप जैसे हो। कभी दारू पीने वाला अकेले नहीं बैठता, उसको हमेशा ग्रुप चाहिए होता है। सुट्टा फूकने वाला हमेशा अपने दोस्त से कहता है भाई पीने चल रहा है, कि यार बड़ा मूड खराब है यार, पूरे दिन से मैं स्ट्रेस बैठा हूँ, आज हम मालबोरो पी कर आते हैं। मंदिर जाने वाला हमेशा जब रोज जाता है तो वहाँ पर उसको कोई ना कोई अपने साथ का मिल जाता है, अच्छा आप ये इस टाइम आते हो, अच्छा आप भी शिवलिंग को मानते हो, फिर आप उसको थोड़ा अपना ज्ञान बताते हो, वो आपको थोड़ा अपना ज्ञान बताते हैं। लाइक माइंडेड लोगों का हमेशा ग्रुप बनता है। एक्सरसाइज करने वाले एक्सरसाइज लोगों वाले से प्रभावित होते हैं, पूजा पाठ करने वाले पूजा पाठ लोगों से प्रभावित होते हैं, गांजा पीने वाले गांजा वालों का ग्रुप बन जाता है उनका, सिगरेट पीने वालों का, दारू पीने वालों का लाइक माइंडेड लोगों के साथ ग्रुप बन जाता है। ये चीज़ ह्यूमन बिहेवियर में बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है और बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। अब जो मैंने आपको ये साइकोलॉजिकल एंगल बताया, इसको आप अब मेरे लेक्चर में उतारने की कोशिश करना, इस माइंडसेट के साथ बैक ऑफ द माइंड में मेरी बातों को याद रखना। अब आपको ये लेक्चर और दिलचस्प लगेगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। इन लोगों ने लाइक माइंडेड लोगों को, जिनके ऊपर जो कि मतलब विक्टिम थे पुलिस के, प्रशासन के, जिनके साथ कोई घटनाक्रम हुआ था, इन्होंने उनको जोड़ना शुरू करा और इन्होंने ये बताया ऐसे लोगों को कि जो सूट बूट की सरकार में बैठे जो लोग हैं, जो सरकार है, जो प्रशासन है, बेसिकली ओवरऑल जो नुमाइंदे हैं जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को चला रहे हैं, वो सारे के सारे लोग हमारे दुश्मन हैं बहुत बड़े, बिकॉज दे हैव कॉन्सेंट्रेटेड रिसोर्सेज इन देयर हैंड्स, दे हैव ऑल द मनी, दे हैव ऑल द पावर। प्यार से तो वो मानेंगे नहीं, प्यार से हमें कुछ मिलेगा नहीं, प्यार से कभी किसी को कुछ मिलता भी नहीं है। अब क्योंकि प्रशासन बहरा हो चुका है तो उनके बहरे कानों को
उसके अंदर आवाज़ करने के लिए एक धमाके की आवश्यकता होती है, और वो धमाका उनके कान में हम करेंगे, ऐसा भूचाल मचाएंगे कि उनकी रातों की नींद उड़ाएंगे, और तब जाकर इन्होंने हथियार उठाना शुरू करे और लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू करा। लेकिन क्योंकि इस लेक्चर में हम पहला फेज पढ़ने वाले हैं, तो हम जानेंगे कि लोगों को जोड़ना इन नक्सलाइट्स के लिए, इन आर्म्ड स्ट्रगल करने वाले लोगों के लिए इतना आसान भी नहीं था। धीरे धीरे करके लोग इनके साथ जुड़े, और लाइक माइंडेड पीपल दूसरे लाइक माइंडेड पीपल के साथ आकर ग्रुप बनाते हैं। अल्टीमेटली द बर्थ ऑफ द कंसेप्ट ऑफ नक्सलिज्म एंड द पीपल एसोसिएटेड विद इट केम टू बी नोन एज नक्सलाइट्स। अब शुरू में, क्योंकि हम पहला फेज यहां पर पढ़ने जा रहे हैं, शुरू में ये जो पूरे का पूरा जब ये जो नक्सलवाड़ी इंसिडेंट जब हुआ, पुलिस फायरिंग जब हुई, कुछ लोग मारे गए इस एग्रीरियन मूवमेंट के अंदर, तो लोगों को जोड़ने का काम रेडिकल हार्डलाइन कम्युनिस्ट लीडर्स ने करा। ठीक है, और उनमें से कुछ जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो थे चारू मजुमदार। ये है चारू मजुमदार। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं जंगल संथल। ठीक है, ये है जंगल संथल, और ये है कानू सान्याल। ठीक है, तो ये जो नक्सलाइट मूवमेंट जो प्रोवोक हुई, ये इन्हीं तीनों लीडर्स के एफर्ट्स की वजह से हुई, जो कि एक रेडिकल हार्डलाइन कम्युनिस्ट लीडर्स थे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी अपने दिमाग में रखते थे। चारू मजुमदार के बारे में तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। हार्ड लाइनर्स कौन होते हैं? हार्ड लाइनर्स कौन होते हैं? हिंदी में जिनको आप कहते हो ना कि ये अपनी सोच में, ये अपनी मेंटेलिटी में काफ़ी कट्टर है, उसको हम कहते हैं हार्ड लाइनर। कट्टर कौन होता है? जिसकी किसी भी टॉपिक को लेकर एक कोर थिंकिंग होती है, कोर थिंकिंग होती है, और वो उस कोर थिंकिंग से वो पर्सन कभी भी डेविएट नहीं करना चाहता है या नहीं करना चाहती है। ये इनकी थिंकिंग का मान लो एक पिलर है, और इनकी पर्सन की आइडियोलॉजी जो कट्टरवादी होते हैं वो इसी के इर्द गिर्द जो है वो घूमती रहती है। ये इस पॉइंट से डेविएट या डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, तो इनके एफर्ट्स कैसे रहे? दे वर एबल टू मोटिवेट एंड मोबिलाइज द पीजेंट्स। एक तो मोटिवेट करने का काम करा, और दूसरा मोबिलाइज यानी कि इकट्ठा करने का काम करा लैंडलेस पीजेंट्स को, और उनको प्रवोक करा। इन लीडर्स ने उत्तेजित करा, प्रवोक करा, भड़काया, और लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ने की कोशिश करी कि हम रिच लैंडलॉर्ड से उनकी ज़मीन जो है वो फोर्सफुली हड़पेंगे, क्योंकि इनका ये मानना था कि ऐसे रिच लैंडलॉर्ड जो हैं वो क्लास एनिमीज़ हैं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के नुमाइंदे हैं, दलाल हैं, सारी ज़मीन इनके पास है, लैंड रिसोर्सेज इनके पास हैं, और हम ऐसी ज़िंदगी बताते हैं जिसमें हम सिर्फ यही कह के रह जाते हैं, थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत। हैव्स एंड हैव नॉट्स का फ़र्क इन्हीं हरामजादों की वजह से आया है। ऐसा कहकर इन्होंने लैंडलेस पीजेंट्स को, छोटे मजले किसानों को जिनके पास एक तीली भर, एक तिनके भर ज़मीन भी नहीं थी, ऐसे लोगों को जोड़ना, इकट्ठा करा इन्होंने। अब ये प्रभावित किससे थे मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, लेकिन एक बार मैं फिर से बताता हूँ। दे वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माओ। अब ये माओ कौन है? इनका पूरा नाम है माओ ज़ेडोंग। ठीक है, चाइना के अंदर एक लीडर थे ये, जो सत्ता में बैठे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को कॉन्सेंट्रेट करते हुए जो लोग थे, जो हुकूमत के तख्त पर बैठे हुए थे, उनको हटाकर नॉर्मल वर्कर्स पीजेंट्स को इकट्ठा कर इन्होंने चाइना के अंदर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को लाने वाले ये व्यक्ति थे, ये लेकर आए थे। तो ये जो नक्सलाइट्स लोग थे भारत के अंदर, जैसे चारू मजुमदार, जंगल संथल एंड कानू सान्याल, ये इनसे प्रभावित थे। तो माओ ज़ेडोंग के इन्फ्लुएंस में, जो कि चाइना के लीडर थे, उनसे इन्फ्लुएंस लेते हुए या उनकी इन्फ्लुएंस में आते हुए, ये जो रेडिकल कम्युनिस्ट जो भारत के थे, देश के अलग अलग पार्ट से जुड़ने लगे। जैसा कि मैं अभी आपको एक चीज़ बता रहा था प्रीवियस स्लाइड के अंदर, लाइक माइंडेड लोग हमेशा अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ अट्रैक्ट करते हैं, और इन्होंने, क्योंकि हम यहाँ पर पहला फेज पढ़ रहे हैं 67 से लेकर 92 तक, तो चारू मजुमदार को माना अपना लीडर, कि चारू मजुमदार हमारे लीडर हैं,
इनको, ये जो पर्सन चारू मजुमदार। अब 1967 में क्या होता है, इनकी एक मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, उसका नाम था ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज। ये बनाई गई और इन्होंने ये सोचा, इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में, इस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ कि कोई भी जो हम लोग हैं, चाहे हम आर्म्ड स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, किसी की भी बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम एक पॉलिटिकल ग्राउंड पर मिलकर काम करें दूसरे रेवोल्यूशनरीज के साथ या दूसरे कम्युनिस्ट लीडर्स के साथ, और क्यों ना हम CPI-M के साथ जो हमारे डिफरेंसेस हैं उसको सॉल्व करें और इनके साथ मिलकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करें। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी इसलिए बनी थी क्योंकि नाम देखो आप, इसका कोऑर्डिनेशन है। तो इन्होंने बोला कि हमारे जो भी वाद विवाद हैं CPI-M पार्टी के साथ, उनको रिजॉल्व करते हैं, उन्हीं की पार्टी में मर्ज हो जाते हैं और वहीं पर काम कर लेंगे और अपने एजेंडा को भी कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ भूलनी नहीं चाहिए भाई, CPI-M के जो लीडर्स हैं, हम मानते हैं चलो वो कट्टरवादी लोग थे या फिर वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रखते थे, लेकिन इनको भाई राजनीति खेलनी है कल को, इनको पॉलिटिक्स में एक्टिव रहना है। ये जो लीडर्स हैं, जो CPI-M के जो लीडर्स हैं, ये पॉलिटिक्स से कैसे भी करके बैन नहीं होना चाहते हैं। अब इनकी हरकतें क्या थी रेडिकल कम्युनिस्ट लीडर्स की, ये आर्म्ड स्ट्रगल करना चाहते थे। तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हो और आप उनसे ये बोलो हम आपकी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अपने एजेंडा पूरी करना, हम अपने एजेंडा पूरा करेंगे, हम आपके नाम पर आपकी छत्र छाया में हथियार उठाएंगे और प्रशासन के ऊपर अटैक करेंगे। कोई पार्टी आपको अलाउ करेगी ऐसी मेंबरशिप? नहीं करेगी। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो एजेंडा था कि CPI-M पार्टी के साथ मिल जाते हैं, उनके साथ अपने वाद विवाद सॉल्व कर लेते हैं, ये एजेंडा इनका फेल हो गया। और CPI-M के अंदर जो कट्टरवादी जो लीडर थे जैसे चारू मजुमदार वगैरह, वो पार्टी को छोड़कर क्या, धक्के मारकर उनको बाहर निकाल दिया गया कि सालो तुम्हारी वजह से केंद्र सरकार जो है ना, हमारे सारे पॉलिटिशियंस को मार डालेगी, तुम्हारी जो हरकतें हैं। चारू मजुमदार ने कहा इट्स ओके, मैं अपना मनोबल नहीं खोऊंगा, मैं अपनी आइडियोलॉजी, अपनी साइकोलॉजी नहीं बिगाड़ूंगा, तुमने मुझे निकाल दिया तो निकाल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे चक्कर में जो तुम सॉफ्ट दाव खेलना चाहते हो ना, राजनीति खेलना चाहते हो, तुम्हें सत्ता की भूख है, मुझे ऐसी कोई भूख नहीं है, मुझे ऐसी कोई लालच नहीं है। आज भी अगर एक आवाज कर दूं तो जिनके ऊपर जुल्म है लोकतांत्रिक व्यवस्था का, उनके नुमाइंदों का, उन दलालों का, एक आवाज में ऐसे सैकड़ों लोगों को जोड़ सकता हूं। CPI-M के लीडर्स ने कहा जोड़ ले भाई, जा आगे बढ़। इसने कहा ठीक है भाई। 2 साल लगे इस बंदे को, 1969 की बात है। 22 अप्रैल के दिन क्या होता है, हमारे लेनिन भाई साहब का हैप्पी बर्थडे होता है। उस दिन इन्होंने अपनी पार्टी बनाई चारू मजुमदार की अध्यक्षता में, उसका नाम रखा गया CPI-ML, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। अब आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको देखो पहले भी बता चुका हूं, अभी थोड़ा सा लेक्चर को आगे बढ़ने दो, आप ये समझ जाओगे। आपके दिमाग में एक हलचल हो रही होगी, सर कभी आप कह रहे हो ये माओ से इन्फ्लुएंस थे चाइना के अंदर, कभी आप बीच में लेनिन को ले आ रहे हो, कभी आप कार्ल मार्क्स की बात कर रहे हो, तो मैं मानूं किसको अपने दिमाग में सही बात कि भाई ये इन्फ्लुएंस किससे थे। तो दोस्तों बात ऐसी है, सबसे इन्फ्लुएंस थे जहां पर कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी थी, जहां पर मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी थी, और लेनिन एक बंदा था जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे चलता था। लेकिन लेनिन अपने आप में एक आइडियोलॉजी मानी जाती है। लेनिन की जो विचारधारा है वो अपने आप में, उसके जो शब्द हैं वो एक विचारों की तरह निकलते हैं। जैसे आप मान लो कि कल को मुझे बोलने लगो, सर आपके पढ़ाने के तरीके में थोड़ी सी ना गर्मी दिखती है, थोड़ा सा गुस्सा दिखता है, कभी कभार एकदम से एक्साइटेड हो जाते हो बोलते बोलते, और हो सकता है कि मैं इस बेसिस पर बहुत सारे लोगों को, क्राउड को जीतने लगूं, लोग मेरी बातों में बिल्कुल इन्फ्लुएंस होकर समझने लगे टॉपिक को। लेनिन यही काम करता था जिस प्रकार से हिटलर जो है
क्राउड को जोड़ने का काम करता था। अब हर किसी की विचारधारा से हर कोई अट्रैक्ट नहीं होता है। आपकी थिंकिंग से हो सकता है मैं एग्री ना करूं, मेरी थिंकिंग से हो सकता है आप एग्री ना करो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ तो लोग एग्री करेंगे, आपकी थिंकिंग से भी मेरी थिंकिंग से भी। लेकिन लेनिन की जो विचारधारा थी वो सिर्फ रशिया तक सीमित नहीं थी। लेनिन की विचारधारा आप यहां पर देखो, जो आपकी स्क्रीन के सामने है, ये तो इंडिया तक भी आ रही है, इन्फ्लुएंस होकर। इंडियंस भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इससे कुछ कुछ, और वर्ल्ड के विभिन्न लीडर्स ऐसे इन्फ्लुएंस थे। तो आपको कल को कोई बोले कि माओइस्ट आइडियोलॉजी यानी कि माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी इन चाइना, लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी व्लादिमीर इलिच उल्यानोव की आइडियोलॉजी इन रशिया, या फिर कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी, ये सारी आइडियोलॉजी का मिक्स्ड फ्लेवर सीपीआई एमएल पार्टी और इसके जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे जिन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल करने का सोचा था, प्रशासन के खिलाफ, आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ, एमपीज एमएलएस के खिलाफ, लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ, उनके नुमाइंदों के खिलाफ, ये इनकी विचारधारा में दिखता था। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सीपीआई एमएल नाम की पार्टी बनी लेनिन भाई साहब की हैप्पी बर्थडे वाले दिन 22 अप्रैल। 2 साल इसको लगे थे जब इसको निष्कासित करा गया था चारू मजुमदार को और इन जैसे रेडिकल लीडर्स को सीपीआई एम की पार्टी से। फिर उन्होंने सीपीआई एमएल नाम की पार्टी बनाई और इनको जो करना था कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को हिलाएंगे, उसकी जड़ हिलाएंगे, एंड वी विल लॉन्च अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी आर्म्ड स्ट्रगल। वो अपनी इस आइडियोलॉजी पे ही आगे बढ़ते चले गए। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जो ये पार्टी थी, सीपीआई एमएल की जो पार्टी थी, इट फॉलोड द माओइस्ट लाइन टू अचीव रेवोल्यूशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन पॉलिटिकल फील्ड, इंडियन सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड। ये राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को चेंज करना चाहते थे। बेसिकली दे हैव हैड अ डीप हेट्रेड टुवर्ड्स इंडियन डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक लीडर्स। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। आप यहाँ पर माओइस्ट लिखा हुआ है तो आप कहोगे वही सेम चीज़ के सर, आप कभी लेनिनिस्ट बोल रहे हो, कभी माओ बोल रहे हो, कभी मार्क्सिस्ट बोल रहे हो। मानना किसको है? मानना सबको है। कुल मिलाकर आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, कम्युनिज्म। अब ये होता क्या है, इनमें क्या फ़र्क क्या होता है, उसके लिए आप थोड़ी सी आपको सब्र रखना पड़ेगा, फिर मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। और जब हम उन आइडियोलॉजीज को कवर करेंगे तब आपका पीएसआईआर का एक सिलेबस का पार्ट भी कवर होगा। अब क्या होता है, 69 में इसने अपनी पार्टी बना ली, 2 साल लग गए इसको, और हथियार उठाने वाले ये जो लोग हैं इनमें पेशेंस नहीं है। अगर इनमें पेशेंस होता तो सीपीआई एम के लीडर से प्यार से बात कर कर ये पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन करते। इनमें पेशेंस नहीं था। ये फोर्सफुल तरीके से रॉकेट और बिजली की स्पीड से अपने मकसदों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ड्यूरिंग 1969 टू 72 सीपीआई एमएल ने क्या बोला था, लाइक माइंडेड लोगों को तो इकट्ठा कर ही लिया था, हथियार उठा लिए थे, और इन्होंने गवर्नमेंट अथॉरिटीज को निशाना बनाकर इनको मारना शुरू करा जान से। आर्मी वालों को मार रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को मार रहे हैं, एमएलए के बच्चों को किडनैप कर रहे हैं, एमएलए का सर काट के पेड़ पे लटका रहे हैं, एमपीज के बच्चों को किडनैप कर लिया, उनकी कहीं से काफिला निकल रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, रेलवे की पटरी उड़ा दी। इनके बीच में 1969 से लेकर 72 तक इतने फियर्स बैटल चले हैं, धड़ाधड़, गोली पे गोली, गोली पे गोली। बहुत सारे राज्यों के अंदर लोग थर थर करके कांपते थे उन राज्यों में एंट्री करने से, और लार्ज स्केल वायलेंस और खून की नदियां हमें देखने को मिली हैं इन लगभग 3 सालों के अंदर। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट जहां से मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग करी थी, दिस इज नॉट अ गुड थिंग, दिस इज नॉट अ हेल्दी साइन फॉर अवर डेमोक्रेसी। एक हिंदुस्तानी यूनिफॉर्म में पर्सन दूसरे हिंदुस्तानी को मार रहा है जो कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से खफा हो गए। दिस इज नॉट अ गुड साइन। ये कोई पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिज्म नहीं है, वो रूठ गए। लेकिन बात वो है ना, हम यहां पर किसी को सपोर्ट या किसी के अगेंस्ट में नहीं बैठे हैं। आर्मी वालों के, आर्म फोर्सेस के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस पर्सोनल के बंदे जब मिलेंगे, मरेंगे, तो वो रिटेलिएट करने के लिए अपने आप के प्रोटेक्शन में
काउंटर तौर पर एक गोलियां तो चलाएंगे ना, और उस गोलियों में कुछ लोग मारे जाते थे, और जितना वो मरते थे, एक मर रहा है 11 खड़े हो रहे हैं, 11 मर रहे हैं तो 111 खड़े हो रहे हैं। वो उतना ज्यादा प्रोवोक होते चले गए। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी, ये चिंगारी आग कैसे बनती चली गई। चिंगारी जिसका नाम था नक्सलिज्म, ये आग अभी तक बुझी क्यों नहीं है? क्योंकि ये अब एक ज्वाला के अंदर कन्वर्ट होती चली जा रही है। अब ये बेचारे मजबूर हैं, इनका कोई शौक थोड़ी ना है, इनके बंदे मारे जाएंगे, और इनको भी गोली चलाने का जो हुक्म है, जो ऑर्डर है, वो तो ऊपर से आता है सरकार से। सरकार के साथ बैठकर इन आर्म पर्सोनल ने बातचीत करी। सरकार बुलाती थी आर्म पर्सोनल को, आप बताओ करना क्या है, आपके हिसाब से क्या सही है। आर्म पर्सोनल बोलते थे, सर दिस इज नॉट अ गुड थिंग, मैम दिस इज नॉट अ गुड थिंग। इंदिरा गांधी से जब इनकी बात होती थी, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इनकी बात होती थी, उनको समझाते थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी और बाकी सारे मुख्यमंत्री जी, ये देश में अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे हाथों से एक एक दिन में 20 से 30 जो लोग हैं, ये जो नक्सलवादी जो लोग हैं, ये मारे जा रहे हैं, और हमें कॉन्टिन्यूसली आर्मी की डिप्लॉयमेंट फिर करती रहनी पड़ेगी। इन जैसे और ज़्यादा लोग प्रोवोक होकर हमारे खिलाफ हथियार उठा रहे हैं। तो सरकार में बैठे जो लोग थे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वगैरह, उन्होंने पूछा कि क्या करना सही रहेगा। तो इन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि इनका पूरा का पूरा जो वॉयलेंस शुरू हुआ था, वो एक एग्रेरियन मूवमेंट से शुरू हुआ था ना। इनका क्या कहना था, हैव्स एंड हैव नॉट्स का फ़र्क है भारत के अंदर, और ये जो पीजेंट्स थे, ये लैंडलेस पीजेंट्स थे जिन्होंने अब हथियार उठा लिए हैं। तो उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को और विभिन्न मुख्यमंत्रियों को और आने वाले प्रधानमंत्रियों को यही समझाया, लैंड रिफॉर्म्स के इशू को सीरियसली लो। तो गवर्नमेंट ने उसके बाद सीरियस तौर पर लेना शुरू करा लैंड रिफॉर्म्स को। एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, लैंड सीलिंग एक्ट, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, जिसके बारे में हम एग्रीकल्चर की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और इकोनॉमिक्स 11th क्लास की जो NCERT, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और भी अलग अलग जगह पर नितिन सिंघानिया वगैरह के अंदर हम इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, लैंड रिफॉर्म्स। तो सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स के इशू को सीरियसली लेना स्टार्ट करा। लेकिन बात ना ऐसी है कि सरकार के हाथ से जो अपॉर्चुनिटी थी इनको शांत करवाने की, वो निकल चुकी थी, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा मारे गए ये जो नक्सलवादी जो लोग होते थे, इनका नंबर मरने का बहुत बढ़ गया था, और इनकी प्रोवोकेशन चरम सीमा पर थी। तो जब कांग्रेस सत्ता में आती है और कांग्रेस के सपोर्ट से बंगाल में सरकार बनती है 1971 में बंगाल में सरकार बनना कांग्रेस के लिए बहुत आसान हो गया था, बनाना बहुत आसान हो गया था, बिकॉज आप जानते हो इंदिरा गांधी जी की वाहवाहियाँ चरम सीमा पर थी हमारे देश में। हमने जैसा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के लेक्चर्स में कवर करा था इस चीज़ को। क्यों वाहवाहियाँ थी? क्योंकि उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान से, जो बांग्लादेश का जब ये पूरा का पूरा इशू चला था, ईस्ट पाकिस्तान जब बांग्लादेश बना था, तब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक करा था, एक वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और पाकिस्तान ने इस टाइम पर 3 एक्सिस अलायंस बनाई थी। किसके साथ? एक पाकिस्तान खुद, एक चाइना और USA। हमारा सपोर्ट उस टाइम पर करा था सोवियत यूनियन ने, USSR ने 20 साल की ट्रीटी हमारे साथ साइन करी थी USSR ने, जिसका नाम था इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन। USSR ने साफ तरीके से पाकिस्तान को, चाइना को और USA को बोल दिया था, भारत के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का कोई भी आक्रमण होता है, पाकिस्तान ने प्रवोक करा है भारत को, पाकिस्तान इल्जाम लगा रहा है कि भारत ने
षड्यंत्र रचकर ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश नाम की कंट्री बना दिया। यूएस और चाइना से बोला तुम बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? उन्होंने बोला हम तो जी पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। तो यूएसएसआर ने बोला कर लो जी हेल्प। इंडिया के ऊपर अगर एक खरोच भी आई या कोई भी गोली बरसाई गई, कोई किसी भी तरीके का कोई अटैक हुआ, कोई बम फोड़ा गया, मैं तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा। और तब यूएसए और चाइना एक प्रकार से इंडियन ओशन वाटर्स में, बे ऑफ बंगाल वाटर्स में एक तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहते थे और वो लौट गए। और मजेदार बात यह है, ये ट्रीटी काफी मनुष्य साबित हुई। इस साल की जिस साल ये साइन हुई थी ट्रीटी, इसकी वैलिडेशन थी 20 ईयर्स। 20 ईयर्स का मतलब क्या? 1971 से 20 ईयर्स कितने हुए? 1991। 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। एंड एग्जैक्ट जो उसका ईयर होता है वो क्या होता है? डे जो होता है वो क्या होता है? क्रिसमस वाला दिन 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, 15 कंट्रीज में बट जाता है, जिसका जो वारिस बना आगे चलकर, जो उत्तराधिकारी बना उस यूएसएसआर ग्रुप का, जिसको हम आज नाम से जानते हैं रशिया। खैर ये तो एडिशनल बात थी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये तो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के लिए इतना आसान क्यों था। केंद्र लेवल पर तो इंदिरा गांधी बनी गई थी प्रधानमंत्री और बंगाल में उन्होंने सरकार बना ली थी। अब एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड बात कर लेते हैं। अब मैं ये तो नहीं बता सकता आपको कि ये वाला जो फैक्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में आएगा या कहीं पर भी आएगा, लेकिन किसी भी मेजर एग्जाम्स में प्रीलिम्स में आ सकता है। नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार ने बंगाल की सरकार के साथ आपसी तालमेल करते हुए एक मेजर ऑपरेशन लॉन्च करा था, जिसका नाम था ऑपरेशन स्टीपल चेस। अब इस ऑपरेशन में क्या था? मिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्टेट फोर्सेस, पुलिस पर्सनल वगैरह, इन्होंने जॉइंटली पार्टिसिपेट करा था, चाहे वो कमांडोज हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, ठीक है, आर्म पर्सनल हो, इन सब ने कॉम्बिनेशन में एक ऑपरेशन जो है वो लॉन्च करा, स्टीपल चेस, ऑपरेशन स्टीपल चेस, जहां पर इन सारी फोर्सेस ने जॉइंटली नक्सल अफेक्टेड एरियाज में ये ठान लिया कि हमें नक्सलिज्म को खत्म करना है। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट थी, इट वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल विद इन 2 months। 2 महीने के अंदर ये इस एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को, जो नक्सलवादियों ने सोच लिया था प्रशासन के खिलाफ हमें हथियार उठाने हैं, हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना है, इनको सिर्फ 60 दिन का वक्त लगा, अराउंड 2 महीने का वक्त लगा बस, और इन नक्सलिज्म को कंट्रोल के अंदर ले आए। और ये मूवमेंट फाइनली खत्म हो गई जब चारू मजुमदार को जुलाई 1972 के अंदर अरेस्ट करा गया और पुलिस कस्टडी में ही उसकी डेथ हो गई। जब मैंने आपको चारू मजुमदार की पीपीटी करवाई थी सेपरेट, तब उसके अंदर मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया था। और ये जो फेज है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा 1967 से लेकर 72 का फेज क्या था। बताओ हाँ या ना? तो ये एक फेज चला था, ठीक है। सेकेंड फेज शुरू होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम तक मामला शांत रहेगा। बहुत बड़ी बात हो गई थी चारू मजुमदार का मरना, हौसला तो टूटेगा ना नक्सलवादियों का। अब किसी को अगर ये स्टोरी समझ में आई तो आपके दिमाग में लगा होगा, आपको अगर किसी को, देखो आपको तो कंटेम्प्रेरी रियलिटी पता है कि नक्सलिज्म खत्म नहीं हुआ, तो आप तो चलो जानते हो कि नक्सलिज्म की प्रॉब्लम आज भी है, नक्सलाइट्स की प्रॉब्लम आज भी है। लेकिन अगर आप किसी को बताओगे या आप में से कोई पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो आपको लगा होगा कि हाँ भाई चारू मजुमदार मर गया और ये ऑपरेशन स्टीपल चेस के बाद सब कुछ पूरा का पूरा मामला शांत हो गया होगा। लेकिन शांति व्यवस्था आई, मामला शांत हुआ, लेकिन वो सिर्फ थोड़े टाइम का एक सपना था। आगे चलकर क्या हुआ, कंट्री के दूसरे पार्ट्स में भी ऑपरेशन स्टीपल चेस के बाद ये मूवमेंट खत्म हो गई, क्योंकि एक प्रकार से नक्सलवादियों की कमर टूट गई।
एंड देयर वॉज अ कंप्लीट वैक्यूम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लल। वैसे आप गूगल पे जाओगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन को देखोगे, जब आप स्पीकर से जानने की कोशिश करते हो हाउ टू प्रोनाउंस इट, तो उसको आप लुल भी बोल सकते हो। लुल या लल इज अ इंग्लिश वर्ड जिसका मतलब होता है एक वैक्यूम आ जाना, एक शांति छा जाना कुछ टाइम के लिए। और 10 साल तक कोई भी ऐसी भारी भरकम प्रक्रिया नहीं हुई जिसमें ये इवेंट हमें सुनने को मिले हो, देखने को मिले हो कि नक्सलवादी लोग जो हैं वो पुलिस प्रशासन के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उन्होंने नाक में दम कर रखा है, कोहराम मचा रखा है। ये सब कुछ प्रक्रिया थोड़े टाइम के लिए शांत हो गई। अब नक्सलबारी जो अपराइजिंग थी पहले फेज के अंदर, तो वो हमें फेलियर नजर आ रही है। कब से? 1967 में तो शुरू हुई थी, लेकिन 1972 में वो हमें फेल होती नजर आ रही है चारू मजूमदार की डेथ के बाद। लेकिन ये एक ग्राउंड प्रिपेयर हो रहा था। ये जो लुल का जो पीरियड था ना, जो वैक्यूम का जो पीरियड था, एक डिकेड का जो पीरियड था, 10 साल का जो ये पीरियड था, यहां पर कुछ और प्रिपेयर हो रहा था, और भी विनाशकारी, और भी भयंकर, और जिसके अंदर और भी उत्तेजना, गुस्सा भरा हो। और एक डिकेड के बाद, 10 साल के बाद, वॉयलेंट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मूवमेंट्स शुरू हुई देश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग गांवों में, अलग अलग जिलों में। और ये जो टर्म्स थे नेक्सलिज्म एंड नेक्सलाइट्स, ये बॉर्न हुए। अब इस मूवमेंट के बारे में एक यूनिक बात क्या है, हमेशा जब भी कोई मूवमेंट होती है तो उसके साथ जुड़ा हुआ कोई ना कोई लीडर होता है जिसके नाम पर वो एक मूवमेंट अपनी हिस्ट्री रचती है। कोई भी मूवमेंट हो, जैसे जर्मनी के अंदर आप किसी को पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे, आप रेवोल्यूशन को पढ़ोगे रशिया के अंदर, तो आप बात करोगे लेनिन की। जर्मनी के अंदर जो भी प्रक्रिया पढ़ोगे आप बात करोगे हिटलर की। हाँ, कहने को आप यहाँ पर बात कर सकते हो कि एवरीथिंग इन द फर्स्ट फेज इज बीइंग रिवॉल्व्ड अराउंड चारू मजूमदार, ठीक है, लेकिन हम इसको कोई चारू मजूमदार के नाम से कोई एक आइडियोलॉजी नहीं मानते हैं। इस मूवमेंट की यूनिक बात यह है कि यहां पर पहली बार ऐसा हुआ कि रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स जो है वो आइडेंटिफाई करी जा रही है एक गांव के नाम पर, जहां पर एक पुलिस थाने के बाहर कुछ पुअर पीजेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस वालों ने उन पर गोलियां बरसाई। और इस गांव के नाम पर पूरी की पूरी मूवमेंट को आइडेंटिफाई करा गया। नक्सलबाड़ी या नक्सलबारी जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो, ये गांव है। गांव के नाम पर पहली बार एक मूवमेंट हमारे देश के इतिहास में इतनी प्रचलित हुई, जिसने नाक में दम कर रखा है पुलिस प्रशासन के। अब पहले फेज में दिक्कत क्या थी, हम थोड़े से पहले फेज के फेलियर्स को समझते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेक्सलिज्म एंड नेक्सलाइट्स। इस फेज में चारू मजूमदार जब मरा नहीं भी था या जब वो मर गया, इस फेज में ये जो मूवमेंट थी इनकी, इट कुड नॉट विन द सपोर्ट ऑफ मैनी सोशल क्लासेस। जैसे बहुत ज्यादा पुअर पीजेंट्स इनके साथ, इनके ग्रुप में नहीं जुड़े थे, शेयर क्रॉपर्स नहीं जुड़े थे, एग्रीकल्चर लेबरर्स नहीं जुड़े थे, अर्बन मिडिल क्लास नहीं जुड़ी थी, वर्कर्स नहीं जुड़े थे, क्योंकि इन सारे लोगों को ये लगता था कि ये जो मूवमेंट है, मतलब इनकी फीलिंग ये कहती थी, इनकी साइकोलॉजी ये कहती थी, आपकी मूवमेंट में बंदूकें उठाने की प्रक्रिया चल रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को घायल करने की प्रक्रिया चल रही है, आप सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनको हटाना चाहते हो, लेकिन इसमें कहीं पर भी हमारा जो कॉज है, हमारी जो परेशानियां हैं, उनका समाधान हमें नहीं दिखता। ये पहले फेज की मैं बात कर रहा हूं, धीरे धीरे करके ये लोग भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले फेज के अंदर चारू मजूमदार और उनके जो एसोसिएटेड साथी थे वो ऐसे वर्ग को नहीं जोड़ पाए अपने साथ। ये पहला फेलियर था। दूसरा फेलियर, भाई ये बेचारा गरीब किसान, ये बेचारा गरीब मजदूर, ये एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाला वर्कर, आप इनसे बोलोगे एकदम से बंदूकें उठा लो, आओ तुम्हें ट्रेनिंग करवाते हैं जंगलों में, वो भाई जोड़ेंगे हाथ, साहब जी हमें माफ़ करो, हमारी बिटिया घर पे बैठी है, उसकी शादी होना बाकी है, हम मर गए तो कमाने खाने वाला कोई नहीं होगा। प्लस पुलिस को पता लग गया ना, नंगा करके बर्फ़ की सिल्लियों पर वो उल्टा लटा के चाबुक मारेगी, जिससे हमारा पूरा का पूरा उत्साह खत्म हो जाएगा। मासेस मेंटली साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड नहीं थे आर्म्ड स्ट्रगल की तरफ जाने के लिए।
उनका उनका जो माइंडसेट था, उनकी जो मेंटेलिटी थी, वो यहीं तक सीमित थी। सर धरना प्रदर्शन करवाना हो, ठीक है, तो वो करवा लो। तुम हमें ये बोल रहे हो आर्मी वालों को टपकाना है, पुलिस वालों को टपकाना है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को टपकाना है, हमसे ये ना हो पाएगा। ठीक है, ये दूसरा फेलियर। तीसरी बात क्या है, पहले फेज में और जनता इनके साथ क्यों नहीं जुड़ी? हर बात में ये लेनिन की तारीफ, माओ जेडोंग की तारीफ, कार्ल मार्क्स की तारीफ, और चाइना के साथ तो कुछ खास ज्यादा ही प्यार था सीपीआई एमएल को। तो एक्सेसिव आइडेंटिफिकेशन जो उन्होंने कर रखी थी माइस्ट आइडियोलॉजी के साथ, ये पॉइंट पढ़ा था मैंने आपको। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी वाज टू फॉलो द मॉइस्ट लाइन टू अचीव रेवोल्यूशन। भाई देश के किसी जिले के किसी गांव के लोग क्या जाने कौन चाइना, क्या जाने कौन माओ जेडोंग। तो इससे लोगों को ये लगा, एक्सट्रीमिस्ट को ये लगा, इसमें देशभक्ति वाली तो कोई बात ही नहीं है। और चलो इनके मन के अंदर देशभक्ति थी भी नहीं मान लो, लेकिन इनको ये लगा अपने देश के तो कोई बात ही नहीं हो रही, अब बाहर से इंस्पायर्ड क्यों हो रही है उतना ज्यादा? हमें हमारी समाधान का निवारण बताओ। ये माओ जेडोंग, ये चिंकी मिंकी की बात मत करो हमारे सामने। आम जनता समझ ही नहीं भाई, कॉमन लोगों को समझ में नहीं आया भाई ये क्या है मॉइस्ट, माओ बोलना कैसे है, कौन है भाई माओ जेडोंग, क्या चल रहा था चाइना के अंदर। ये हर बात के अंदर कोई भी रैलियां ले, कुछ भी करें, लोगों से बात करें, हमेशा ये यही करते थे बात, माओ जेडोंग, व्लादिमीर इलिच उल्यानोव लेनिन। नॉर्मल जनता को जब आपको किसी भी प्रक्रिया के लिए जोड़ना पड़ता है, उनको ये भारी भरकम शब्द और दूसरे कंट्री की बातें समझ में नहीं आती। उनसे करो उनकी गांव की बात, उनकी जिले की बात। ये अलग फेलियर था। ठीक है, अगला फेलियर, ये मूवमेंट चारू मजुमदार ने सोचा था जितनी गर्मी उसके सीने में है और उस जैसे लोगों के अंदर है, उन्होंने बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव बनाकर ओवर ऑप्टिमिस्टिक इवैल्यूएशन कर ली, हम तो भाई जीतेंगे। और स्टेट की जो स्ट्रेंथ थी, स्टेट की स्ट्रेंथ का मतलब ये है आर्मी, पुलिस पर्सोनल, प्रशासन, इनको समझ लिया बेवकूफ कि हम तो भाई इनसे लड़ जाएंगे, 4-5 सैनिकों को टपकाएंगे, ये डर जाएंगे। अरे भाई इंडियन आर्मी को बेवकूफ समझाएगा? तो कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात, इस मूवमेंट के पास पहले फेज में इतना ज्यादा मास सपोर्ट नहीं आ पाया, और जो इसके साथ जुड़े हुए जो एक्टिविस्ट थे उनके अंदर ना तो इतना करेज था, ना तो इतनी सेक्रीफाइस करने की भावना थी, ना ही इतना मोटिवेशन था। और जो इनके प्रोटैगनिस्ट थे, यानी कि जो सपोर्टर्स थे और जो मेन हीरोज थे, जब उनकी डेथ हुई तो ये मूवमेंट का जो उत्साह वाला जो ग्राफ था, जो चारू मजुमदार से चलना शुरू हुआ था, कानू सान्याल से चलना शुरू हुआ था, वो गिरते हुए नजर आने लगा। लेकिन फिर भी इन लीडर्स ने क्या करा, एक चीज में सक्सेस जरूर पाई थी। आइडियोलॉजिकली देश के अलग अलग कोनों से लाइक माइंडेड पीपल इनके साथ जुड़ने को तैयार थे, और इन्होंने जैसी आर्मी वालों की प्रॉपर ट्रेनिंग चलती है, कटिंग एज मिलिटेंसी। कटिंग एज का मतलब होता है, जो ये वर्ड है कटिंग एज, सिर्फ इस वर्ड को समझना। कटिंग एज का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या लेटेस्ट नॉलेज के ऊपर बेस्ड हो। तो इन्होंने जो लीडर्स को ट्रेन करना शुरू करा अपने साथ जुड़े हुए, उनको नॉर्मल चाकू, कुंफू, कराटे नहीं सिखाया, प्रॉपर जैसे आर्मी वाले हथियार कैसे चलाते हैं, जब वो तुम पे अटैक करेंगे तुम्हें पेड़ के पीछे कैसे छुपना है, तुम्हें रंग बदलकर। कैमोफ्लेज जानते हो आप लोग क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज कैमोफ्लेज? गिरगिट जब तक कोई हिले ना, पेड़ पर प्रक्रिया ना करे, उसके कलर को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, एकदम से अपना रंग बदल लेता है। तो बहुत बार आपको पता होगा आर्मी वाले जब ऑपरेशन करते हैं, जो नक्सलाइट्स इनके ऊपर काउंटर अटैक करते हैं, तो वो भी उसी कलर के कपड़े पहन लेते हैं ताकि पेड़ या पत्तियों के पीछे वो दिखे ना एकदम से इतनी आसानी से। उसको हम कहते हैं कैमोफ्लेज, CAMOUFLAG, कैमोफ्लेज। इन्होंने सब करना सिखाया। नेसेड मतलब जो इनिशियल लेवल पर जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट मूवमेंट थी, वहां पर इन्होंने सभी लोगों को ट्रेनिंग दी।
प्लस हम यहाँ पर बात कर रहे थे शुरू में तो ये नहीं जोड़ पाए किसको, यहाँ पर एक वर्ड था आपने नज़रअंदाज नहीं करा होगा, ये हो अर्बन मिडिल क्लास। अब अर्बन मिडिल क्लास वर्ड को सुनकर हम थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन अपने मन के अंदर रख सकते हैं कि दे आर एजुकेटेड पीपल। ये भले ही हथियार उठाना ना जाने लेकिन दिमाग इनका चलेगा, दे विल हैव गुड स्ट्रैटेजीज। तो नेक्सलिज्म मूवमेंट इनिशियली तौर पर एक चीज में और सक्सीड हुई कि इट अट्रैक्टेड सम ऑफ द बेस्ट माइंड्स जिनकी स्ट्रैटेजी, जिनकी आइडियोलॉजी, जिनकी रणनीतियां बहुत कमाल की थी, और स्पेशली यूथ को इन्होंने बहुत जोड़ा अपने साथ, प्रॉपर ट्रेनिंग उनकी करवाई और उनके हाथ में हथियार दिलवाए और उनको बताया कि आर्मी वालों से, पुलिस प्रशासन से, पैरामिलिट्री फोर्सेस से तुम्हें भिड़ना कैसे है। तो ये इस लेक्चर के अंदर हमने दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बात करी कि पहला फेज क्या था नक्सलाइट मूवमेंट का। तो अगर आप हमारे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको पूरा प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। ऑप्शनल में 4 ऑप्शनल्स जो दोस्तों हमारे पास अवेलेबल हैं, डैट इज़ लॉ, साइकोलॉजी, PSIR एंड हिस्ट्री, ठीक है। और अगर इस मटेरियल की जो PDF अगर आपको चाहिए तो आपको एक सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है। ये है आपकी स्क्रीन के सामने QR कोड, यू नीड टू स्कैन द QR कोड, कंप्लीट द पेमेंट। एक चैप्टर के लिए यू नीड टू पे 21 रुपीज़, और पेमेंट का कंफर्मेशन का स्क्रीनशॉट जो है वो आप इस नंबर पे भेज दो, चाहे आप टेलीग्राम कर दो, चाहे व्हाट्सएप कर दो। हमारी टीम आपको ये PPTs और PDF डायरेक्टली सेंड कर देगी पूरी के पूरी चैप्टर की। फॉर वन पर्टिकुलर चैप्टर यू नीड टू पे अस 21 रुपीज़। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।